हेलो एवरीवन, मैं हूं गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद के कार्य क्या हैं, यानी कि संसद के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संसद के प्रत्येक सदन में एक पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन का मतलब है कि संसद के सदन की कार्यवाही को चलाने वाला एक अधिकारी होता है। ठीक है, जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। मतलब कि जो भी डिस्कशन वगैरह हो रहा है उसकी देखरेख करेगा एक अधिकारी। तो लोकसभा में भी एक पीठासीन अधिकारी होता है और राज्यसभा में भी एक पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करता है कि चर्चा जो हो रही है, जो भी बातें, जो भी डिबेट की जा रही है किसी चीज़ पे, और विचार विनिमय ये सुव्यवस्थित रूप से संचालित हों। मतलब कि लोग अपने जो भी विचार वगैरह हैं उनको अच्छी तरीके से एक्सचेंज कर पाएँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो कार्यवाही है वो गलत तरीके से चले, ये चीज़ ना हो, सुव्यवस्थित रूप से ये सारा काम हो, इस चीज़ को देखने का काम ये अधिकारी करता है। जैसे आपकी क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको लीड करने का, उनको पढ़ाने का, ठीक है, वहाँ के पीठासीन अधिकारी कौन है? वहाँ के टीचर होंगे, राइट। तो उसी तरीके से संसद के सदन में पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो लोकसभा में सदस्य एक स्पीकर का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स अलग से लिखना चाहो तो लिख लेना कि लोकसभा के हम पीठासीन अधिकारी को स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, स्पीकर मतलब कि नाम है सिर्फ ये, ठीक है, होते ये अध्यक्ष ही हैं। तो लोकसभा के लिए तो हम स्पीकर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्पीकर जो हैं ये लोकसभा में जो जितने भी सदस्य हैं ना, वो सदस्य अपने में से ही किसी एक इंसान को चुन लेते हैं, निर्वाचन कर लेते हैं, और जो सदन की कार्यवाही चलाता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। अब देखो, ये स्पीकर का काम क्या है? सदस्य की कार्यवाही को चलवाना। ठीक है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना कि कोई बोलना चाह रहा है तो उससे कहा कि आप खड़े होना चाह रहे हो, आप बोलो। ठीक है, मतलब हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए, कोई भी उसमें ऐसा ना रहे जिसको मौका ना दिया जाए। तो ये चीज़ स्पीकर देखता है, अनुशासन बनाए रखता है और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है कि कोई भी नियम का उल्लंघन ना किया जाए। ठीक है, वहीं बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जो इसके सभापति अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि राज्यसभा के लिए जो नाम है वो सभापति है और लोकसभा के लिए जो नाम है वो स्पीकर है, याद रखना। ठीक है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, बाकी हैं दोनों ही अध्यक्ष। ओके, दोनों ही सदन की कार्यवाही यही लोग चलाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन बने कि राज्यसभा की अध्यक्षता या राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर लोकसभा के बारे में पूछे कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर करता है। और वो स्पीकर कौन होता है? वो कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं होता, वो संसद नहीं, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उन्हीं में से एक होता है वो भी। ठीक है, और सदस्य खुद उसका निर्वाचन करते हैं। इतना फर्क आपको समझ आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है सेंगोल की। सेंगोल क्या है? एक स्वर्ण मंडित यानी कि गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड की परत जो चढ़ाई जाती है वो, और रजत मतलब कि सिल्वर यानी कि चांदी जो है। ठीक है, तो गोल्ड प्लेटेड चांदी का एक राजदंड है। ये राजदंड क्या होता है? राजा या रानी द्वारा अगर कोई समारोह है, कोई फंक्शन है, तो उसमें अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली एक सुसज्जित यानी कि एक डेकोरेटेड एक छड़ी होती है। ठीक है, सुंदर सी छड़ी होती है, तो शक्ति का प्रतीक ये दिखाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे सेंगोल की इमेज दिख रही होगी, एक छड़ी है ये। ठीक है, और यहाँ पे इसका ऊपर वाला जूम करके दिखाया गया है। छड़ी के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नंदी है, और नंदी को न्याय का प्रतीक बताया गया है इसी पैराग्राफ में, यहाँ पे न्याय का प्रतीक है। ठीक है, तो देखो सेंगोल क्या है? स्वर्ण मंडित रजत राजदंड है। अगर यहाँ पे ये वर्ड समझ में ना आए तो इन्हीं के ऊपर लिख लेना, स्वर्ण मंडित के ऊपर लिख लो गोल्ड प्लेटेड। ठीक है, और रजत मतलब ऊपर लिख लो सिल्वर या चांदी लिख लेना। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में ये सौंपा गया था। मतलब जब ब्रिटिशर्स अपनी सत्ता छोड़ के जा रहे थे, भारत को छोड़ के जा रहे थे, तो सत्ता का हस्तांतरण होगा, हम भारतीयों को सत्ता मिल गई थी। तो जब पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको कुछ भारतीयों ने क्या किया? सत्ता के हस्तांतरण यानी कि सत्ता जो ट्रांसफर हो रही है उसके प्रतीक के रूप में उनको सेंगोल सौंपा गया, एक छड़ी सौंपी गई। ठीक है, यही वाली छड़ी जो यहाँ पे दिखाई गई है, यही उनको दिया गया।
तो ये 14 अगस्त को उनको ये छड़ी जो है वो दी गई थी, ठीक है। और इसे अब कहाँ पे रखा गया है, याद रखना, सेंगोल को अब कहाँ रखा गया है, तो नई लोकसभा में, जो नया संसद भवन बना है ना उसी में ही, और लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है ये। और कहाँ पे है ये, सभापति की कुर्सी के पास में। अब यहाँ पे जो है वो सभापति शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि राज्यसभा के लिए सभापति का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही तो यही है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर स्पीकर भी कर सकते हो, ओके। या लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पास में ये सेंगोल रखी गई है। और यह धर्मसम्मत और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल जो है धर्मसम्मत मतलब धर्म वाला शासन नहीं कि रिलीजन के बेसिस पर शासन किया जा रहा है, वो चीज़ नहीं है। धर्मसम्मत का मतलब है नैतिकता के अनुसार एक सही शासन होना चाहिए, ठीक है। किसी के भी साथ में भेदभाव ना किया जाना चाहिए, वैसा शासन होना चाहिए और उसमें न्याय होना चाहिए। इस चीज़ का प्रतीक माना जाता है सेंगोल। चोल काल से जुड़ी परंपरा की जब हम बात करते हैं, चोल काल भी हमारे प्राचीन भारत का एक साम्राज्य रहा है, दक्षिण भारत का, तो वहाँ पे परंपरा थी सेंगोल वाली। तो सेंगोल उस समय पर क्या होता था, नए शासकों को दिया जाता था। ये स्मरण कराने के लिए, ये याद दिलाने के लिए सौंपा जाता था उनको कि सत्ता का संचालन उन्हें हमेशा धर्म और न्याय के मार्गदर्शन में करना है, ठीक है। धर्म मतलब अगेन वही कि सही तरीके से शासन करना है, अपना कर्तव्य निभाना है, नैतिकता जो है वो रखनी है, किसी के भी साथ में गलत व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। कि एक बार कुर्सी पे बैठ गए, राजा बन गए तो तुम जनता को परेशान कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को दिखाता है सेंगोल, और ये परंपरा चोल काल से जुड़ी हुई है हमारे भारत में ही, ठीक है। और इसके शीर्ष पर स्थापित नंदी जो है वो न्याय का प्रतीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ऊपर नंदी दिखाए गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये बात हो गई सेंगोल की। याद रखना सेंगोल अभी कहाँ पे है, नई लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास में है, ठीक है। और इसको जो है वो 14 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सौंपा गया था, एक प्रतीक के रूप में सौंपा गया था, ठीक है। तो संसदीय चर्चाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अनुवाद सेवाएं अनेक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती हैं। मतलब संसद में जो चर्चा हो रही है वहाँ से पूरे देश में से अलग अलग एमपी आएंगे, है ना। जो पूरा देश है हमारा, उसमें साउथ वाला हिस्सा भी है, नॉर्थ वाला हिस्सा भी है, इधर नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा भी है। तो यहाँ सभी एरिया से जो है वो एमपी आते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, तो हर कोई हिंदी नहीं समझ सकेगा, हर कोई तमिल तेलुगु नहीं समझ सकेगा, तो इसीलिए अनुवाद सेवाएं, ट्रांसलेशन की सर्विस भी यहाँ पे रखी गई। और पहले ये एक साथ अनुवाद वाला सिस्टम जो था, एक साथ अनुवाद मतलब कि समकालिक अनुवाद, यानी कि उसी टाइम पर सामने वाला कोई बोल रहा है और तुरंत के तुरंत कानों में जो है वो एक ट्रांसलेशन सुनाई दे रही है, एक हेडफोन लगाए जाते हैं, उससे ट्रांसलेशन सुनी जाती है, ठीक है। तो पहले ये 12 भाषाओं में था ये समकालिक अनुवाद वाला सिस्टम। कौन कौन सी भाषाएं थी, हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी और तेलुगु, ये सारी भाषाएं थी। आपको क्या याद रखना है कि 12 भाषाएं थी शुरुआत में समकालिक अनुवाद में संसद में, ठीक है। और अगर इनके नाम पूछे जाएं, वैसे तो शायद इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता है तो उसके लिए ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। और हाल ही में इसमें 6 और भाषाएं जोड़ी गई है, ये भी आपको याद रखना है। 12 पहले थी, 6 और जोड़ी गई हैं, टोटल कितनी हो गई, 18 हो गई। तो कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, बोडो, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू, संस्कृत, डोगरी, और भविष्य में और भी भाषाओं के जोड़ने की यहाँ पे संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक मिलेगी, जो पहले की 12 भाषाएं थी उसकी ट्रिक ये है आपके सामने। तो पहले कौन कौन सी थी, इसको आप याद रख सकते हो कि जीके ने हीट बम से पीटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं ये लैंग्वेजेस कि पहले कितनी लैंग्वेजेस थी, कौन कौन सी थी, कौन सी नहीं थी, नई कौन सी जोड़ी गई हैं, तो उन एग्जाम में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं ये पूछे जाने की, ठीक है। बाकी देखो फिलहाल हम अपनी ट्रिक देख ले रहे हैं। तो जीके, मान लो कोई एक इंसान है, उस जीके ने क्या किया, एक हीट का बम लिया, एक बहुत ज़्यादा ऐसा बम जो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करेगा, और बम तो हीट पैदा करता ही है, गर्मी पैदा करता है ना। तो उसी बम से पीटा जीके ने, किसी को भी पीटा होगा, ठीक है। तो G4 हो जाएगा गुजराती, K4 हो जाएगा कन्नड़। हीट में यहाँ पे हिंदी में मैंने इसीलिए अलग से लिखा है, यहाँ पे ने जो लिखा है, यहाँ से जो लिखा है, और ये स्मॉल लेटर्स जो हैं इनका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक बनाने के लिए जोड़े हैं मैंने बस। उसके बाद में H फॉर हिंदी हो जाएगा, E से इंग्लिश हो गया, A से एसमीज़ यानी कि असमिया भाषा जो है असम वाली, T से तमिल हो गई, साउथ इंडिया की एक भाषा, ये B से बांग्ला हो गई, बांग्लादेश की, ये उड़िया हो गई,
एम से मलयालम, मराठी, ये हो गए। बम में मैंने डबल एम लगाया, याद रखना, ठीक है। अगर एक एम लगाओगे तो फिर एक हमारी भाषा छूट जाएगी, इसीलिए डबल एम लगा दिया। और पी फॉर पंजाबी हो गई, टी फॉर तेलुगु हो गई, ठीक है। ये सारी 12 भाषाएं हो गई। याद रखना, जीके ने हीट बम से पीटा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसी ट्रिक से जो है वो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। बाकी ये पुरानी भाषाएं थी, और जो नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, मतलब 12 + 6, ये टोटल अब 18 हो चुकी हैं। तो जो नई जोड़ी गई हैं उनकी ट्रिक क्या है, 6 की ट्रिक क्या है, आप ये ज़रूर याद रखना कि नई कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वाली ट्रिक याद रख सकते हो, या फिर ये वाली, दोनों में से कोई जो आपको अच्छी लगे। तो एसडीएम ने उड़ाया बम, इस तरीके से। एसडीएम स्टेट लेवल पर जो एक तो डीएम होते हैं और एक एसडीएम होते हैं, तो वो एसडीएम ने बम उड़ा दिया, ठीक है। वो वाली ट्रिक बन गई छोटी सी। या फिर इस तरीके से याद रख सकते हो कि डीएम ने, इसमें भी डबल एम लगाया है, डीएम ने, है ना, क्या किया, यूएसबी लगाकर नई भाषा में ट्रांसलेशन कर लिया। नई भाषा में ट्रांसलेशन कर लिया, क्यों लिखा है, ताकि ये याद रहे कि नई भाषाएं ऐड की गई हैं संसद में, जो ऐड की गई हैं, ठीक है। तो डीएम ने क्या किया, यूएसबी लगा के नई भाषा में ट्रांसलेशन कर लिया। तो कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, यहाँ से आप याद करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो S4 हो जाएगा संस्कृत, डी से डोगरी, एम से मणिपुरी, बी से बोडो हो गई, यू से उर्दू और एम से मैथिली, ठीक है। सिंपल है। तो इस ट्रिक के थ्रू आप ये याद रख सकते हो कि कौन सी नई भाषाएं जो हैं वो जोड़ी गई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संसद के कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व क्या है। कार्यपालिका क्या होती है, जो कानूनों को लागू करने का काम करती है। एक होती है विधायिका, जो कानून बनाएगी, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर जो है वो विधायिका का निर्माण करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर ही कानून बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ लोकसभा भी प्लस राज्यसभा भी। और कार्यपालिका में कौन होता है, लोकसभा के ही वो लोग जिन्होंने सरकार बनाकर रखी है, ठीक है। क्योंकि वही लोग क्या कर रहे हैं, देश में शासन चला रहे हैं और कानूनों को लागू करने का काम कर रहे हैं। तो याद रखना, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। विधायिका कानून बनाती है, जिसके लिए लोकसभा की भी सहमति चाहिए, राज्यसभा की भी चाहिए। और कार्यपालिका में लोकसभा ही आती है, लेकिन लोकसभा में सारे मेंबर्स नहीं, क्योंकि कुछ मेंबर तो रूलिंग पार्टी के होंगे, जो पार्टी शासन कर रही है उसके होंगे, और कुछ मेंबर अलग अलग पार्टीज के भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो कार्यपालिका सिर्फ वही है जो शासन कर रही है, जो पार्टी जिसका शासन है सिर्फ उतनी ही होती है कार्यपालिका, उससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का काम करती है। तो संसद के, इसीलिए बोला जा रहा है संसद के कार्यपालिका संबंधी का उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। तो अर्थात यह सुनिश्चित करना कि बनाए गए कानून लागू हों और क्रियान्वित हों। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कागज पे कानून बना दिया, उनको क्रियान्वित भी करना है, उनको जमीन पे लागू भी करना है, सभी लोग उसको माने, इस पर काम भी करना होगा, ठीक है। उसकी विधायी भूमिका, अर्थात कानून बनाना जितने ही महत्वपूर्ण है, मतलब कार्यपालिका वाले काम भी इम्पोर्टेंट हैं और कानून बनाने वाले काम भी इम्पोर्टेंट हैं। संघीय कार्यपालिका, संघ का मतलब, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि फेडरल की बात हो रही है, यहाँ पे केंद्र की बात हो रही है, ठीक है, या सेंटर की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, केंद्रीय सरकार। तो उसकी कार्यपालिका जो होती है वो संसद के विधायी कार्यों, मतलब कानून बनाने वाले काम और शक्तियों को जीवन प्रदान करती है। जीवन कैसे प्रदान करती है, उसी तरीके से कि जो भी संसद कानून बना रही है उनको लागू करने का काम कर रही है, तभी तो उन्हें जीवन मिल रहा है ना। तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, सेंट्रल लेवल की कार्यपालिका में, एक स्टेट लेवल की अलग होगी जिसमें चीफ मिनिस्टर वगैरह होंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखो केंद्र के लेवल की कार्यपालिका में कौन होते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों का एक ग्रुप होता है और उनके लीडर प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये सब लोग मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं और शासन चलाते हैं पूरे देश में, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से किया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री की ये जो मंत्रिपरिषद है ना, इसमें कितने मंत्री आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, इसका चुनाव दोनों सदनों में से, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसदों में से ही किया जाता है। लोकसभा से भी सांसद लिए जाएंगे, राज्यसभा से भी इसमें लिए जाते हैं। ये मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब ये जो हमारी लोकसभा है इसी के लिए जवाबदेह होते हैं सारे के सारे मंत्री, कि इन्होंने जो भी फैसला लिया क्यों लिया, कोई अगर नई स्कीम लगाई है क्यों लगाई है, वो इनको वहाँ पे जवाब देना होगा। किसी चीज़ पर कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, सारे जवाब उन्हें लोकसभा में ही देने होंगे। ये चीज़ होती है।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोकसभा में हमारे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, डायरेक्टली चुने गए, जनता के द्वारा चुने गए, तो इसीलिए उनको जवाब तो वहीं पे देना होगा ना। ठीक है, तो आइए अब हम संसद की विधायी और कार्यपालिका संबंधी कार्यों पर चर्चा करेंगे। मतलब संसद के कानून बनाने से रिलेटेड कौन कौन से काम हैं और कार्यपालिका से रिलेटेड उन कानून को लागू करने से रिलेटेड कौन कौन से काम हैं। तो संसद के विधायी कार्य सबसे पहले देखेंगे हम। संविधान ने संसद के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। मतलब संविधान में साफ साफ लिखा है कि संसद को क्या क्या काम करने होंगे। ठीक है, इन्हें सामान्यतः निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब हम मेजरली जो है ये 4 कामों के बारे में पढ़ेंगे। संसद के विधायी कार्य हैं, ये याद रखना, ये सारे क्या है? विधायी कार्य, कानून बनाने से रिलेटेड काम है ये। तो इसमें पहला होता है संवैधानिक कार्य। ठीक है, संविधान से रिलेटेड इसमें कुछ होते हैं, पढ़ेंगे हम एक एक करके डिटेल में। दूसरा कानून निर्माण, तीसरा कार्यपालिका से रिलेटेड कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, और चौथा होता है वित्तीय उत्तरदायित्व, मतलब पैसे से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इनका संक्षिप्त विवेचन हम निम्नलिखित खंडों में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक कार्य। तो लोकतंत्र और शासन विषय पर अपने पिछले अध्यायों से संसद के कुछ संवैधानिक कार्यों के नाम बताने हैं आपको। शासन मतलब गवर्नेंस, किस तरीके से जो शासन चलता है उस पर बात करनी है। ठीक है, इसमें संसद के कौन कौन से संवैधानिक कार्य होते हैं? तो कानून बनाने का काम संसद करती है, और सरकार पर नियंत्रण रखने का काम संसद करती है। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, करना आपको खुद है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ पॉइंट्स में। सरकार पर नियंत्रण और निगरानी रखने का काम करती है, ये हमने पढ़ा था। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि बजट पर भी नियंत्रण इसी का ही रहता है, संसद का। ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड जो भी काम धाम होगा वो संसद ही देखेगी। और अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है संसद, और इसके अलावा संवैधानिक संशोधन भी करती है। क्या करती है? उसमें बदलाव करती है, संशोधन करती है। ठीक है, लिख दूं मैं पहले, संशोधन। तो ये हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी की भी जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य होते हैं। ये दोनों क्यों हैं? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके पास में खुद की विधानसभा है। अभी 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इसके पास में भी विधानसभा वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, लेकिन ये अभी तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उसके लिए संविधान में संशोधन, बदलाव करना होगा, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। इसीलिए अभी तक दिल्ली और पुदुचेरी ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। समझ गए? तो संसद का काम संविधान संशोधन करना भी होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी होते हैं। जैसे ये नेक्स्ट आगे ही लिखा है कि क्या आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया? ये भी हमने पढ़ा था, ये भी संसद ही करवाती है ना। संविधान में संशोधन का क्या? तो संविधान में संशोधन भी संसद ही करती है। तो वास्तव में ये संसद के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य हैं। ये सब संवैधानिक कार्य हैं जो संविधान में बताए गए हैं कि संसद को क्या क्या करना है, वो काम है। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम हैं जिनका अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जो भी और काम है। ठीक है, उनके बारे में डिटेल से। तो संसद को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। मतलब संविधान में जो भी बातें बताई गई हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनकी रक्षा का काम संसद का ही है। ठीक है, उनका उल्लंघन ना हो पाए ऐसे कानून बनाया जाए। ओके, तो इनमें क्या क्या काम है ये याद रखने हैं आपको। संवैधानिक कार्य में सबसे पहला है आपके सामने, हाँ संवैधानिक कार्य ही है। सबसे पहला है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं, संविधान में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके थ्रू संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाने का काम भी संसद का ही है। संसदीय लोकतंत्र मतलब कि जो हमारी जनता है वो डायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है और वो लोग संसद में जाते हैं, काम करते हैं, इसीलिए इसको संसदीय लोकतंत्र बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान जाके संसद में बैठ जाए, ऐसा ना हो। तो संसदीय लोकतंत्र सक्षम बना रहे, इसके लिए संसद काम करती रहेगी। इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि संसद चुनाव करवाती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनाव नहीं करवाती, वो तो ईसीआई करवाती है ना। ठीक है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र सक्षम बना रहे, जो जनता है वो ही यहाँ पे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे
और फिर वो प्रतिनिधि जो हैं वो अच्छे से काम करें। इसीलिए बोला जा रहा है कि संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाने का काम है। ठीक है, तो पहला जो दायित्व है, पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये हो गई। दूसरी है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का पालन करना। मतलब कि जो विधायिका होती है जो कानून बनाती है, मैंने समझाया है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही आएंगे इसमें। ठीक है, कार्यपालिका होती है जो शासन में जो गवर्नमेंट है जो उन कानूनों को लागू करेगी। तो विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। जो जुडिशरी होती है, कोर्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो न्यायपालिका में आएंगे। तो इन तीनों के बीच में शक्तियों के पृथक्करण का पालन करना, ये भी संसद का उत्तरदायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शक्तियों का पृथक्करण मतलब तीनों के बीच में अपनी अपनी शक्तियां हैं, कोई भी किसी के काम में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। ठीक है, कोई भी किसी के लिए ज़्यादा रोक टोक खड़ी ना करे। तो इस चीज़ का पालन करना भी संसद का एक दायित्व है। ओके, ये भी उसका संवैधानिक कार्य है। फिर संघीय व्यवस्था सुनिश्चित करना। संघीय व्यवस्था वही है फेडरलिज्म जो है। ठीक है, यानी कि जो सत्ता का जो हस्तांतरण है वो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में बना रहे। ओके, तो ये चीज़ होनी चाहिए, किसी एक के पास में ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। ये भी संसद का ही दायित्व है। क्यों दायित्व है ना ये सारे? क्योंकि संसद कानून बना सकती है, और अगर संसद इस तरीके के कानून बनाएगी कि फेडरलिज्म उससे ख़त्म होता हुआ दिखे या इन तीनों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण ना हो, तो वो चीज़ फिर गलत होगी। इसीलिए ये संसद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर कानून बनाए। ठीक है, कानूनों और नीतियों का निर्माण करके मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कायम रखना। अब देखो, संविधान में एक तो मौलिक अधिकार बताए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, ये हम सिटीजन्स के हैं, नागरिकों के हैं। मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो होने ही होने चाहिए, और अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए हम कोर्ट भी जा सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मौलिक अधिकार में जीवन जीने का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान में बताए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी मेंशन किए गए हैं। मतलब सरकार के लिए कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं कि सरकार को किस तरीके से काम करना है ताकि देश का जो कल्याण है वो हो सके। ठीक है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि नीति को निर्देश करने वाले तत्व, कैसे कैसे सरकार को काम करना है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान में मेंशन है। तो संसद क्या करेगी? ऐसे ही कानूनों का और ऐसे ही नीतियों का निर्माण करेगी कि ये दोनों चीज़ें जो है वो कायम रह सकें, ये चीज़ें ख़त्म ना हो। तो ये सारे के सारे जो है वो संसद के संवैधानिक उत्तरदायित्व हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संविधान में जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं वो बनी रहें, उनको कोई भी ख़राब ना कर सके, खुद संसद भी ख़राब ना करे, क्योंकि संसद के पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है, पूरे देश के लेवल पर ये कानून बनाती है। ठीक है, तो ये हुए संसद के संवैधानिक कार्य। अब है संसद का दूसरा काम है कि कानून निर्माण। कानून कैसे बनता है, एक लॉ कैसे बनता है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो उसको आप कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।